फ्रेंड्स, मैं आपका फिज़िक्स टीचर नजमुल हसन। अभी हम जो एमडी कैट फिज़िक्स के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, जिनमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें जो है वो क्या बताता है। बेटा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, ये फोर्स को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस फोर्स। और ये फोर्स को डिफाइन कैसे करता है? क्वांटिटेटिवली। अब ये किस तरह से फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है, इसकी हम जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा जी, हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक क्लासेस में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। सिंपली ये है कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करती है, इन सिंपल वर्ड्स। और अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में हम ये कहते हैं कि अ बॉडी continues इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्ट ना करे ना, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तब तक जो है वो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करती है। यही तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, कि फोर्स जो है वो बॉडी के स्टेट को चेंज करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बात कर रहा है। तो हम इसे कहते हैं कि ये फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है। उसके बाद बेटा जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मतलब इनर्शिया जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके तहत वो अपनी जो स्टेट है उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी तो यही है ना कि एक्सटर्नल फोर्स ही स्टेट चेंज कर सकती है, अदरवाइज स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता। और ये लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अब है बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? इट मेजर्स फोर्स। यानी कि हम ये सिंपली कह सकते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स क्वांटिटेटिवली। ये क्वांटिटी की बात करता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट करती है तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और फिर इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू के एम इंटू ए। ये के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के की वैल्यू कितनी है? 1। और मल्टीप्लिकेशन में हम ना भी लिखें 1 तो कोई इशू नहीं होता, तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके इक्वल है? मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। इसका एक सीजीएस यूनिट है जिसको डाइन बोलते हैं। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -5 न्यूटन। अब अगर हमने इसको जो है रेशो फाइंड करनी हो एक्सेलरेशन की या फोर्स की, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन 1 ओवर एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल्स टू F1 ओवर F2। कब? जब मास कांस्टेंट हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी दो क्वांटिटीज़ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो और आप लोगों ने उसकी जो है वो रेशो फाइंड करनी हो, तो जिस क्वांटिटी को आप इधर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं उसके रेलेवेंट, यानी कि A1 है, A1 के रेलेवेंट F1 होगी, उसको भी न्यूमरेटर में लिखेंगे। लेकिन जब इन्वर्स रिलेशन हो तो जो आप न्यूमरेटर में लिख रहे हैं दूसरी साइड में उसके रेलेवेंट क्वांटिटी को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अगर मास के साथ फाइंड करनी हो एक्सेलरेशन तो ये फॉर्मूला है, और फोर्स के साथ फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला है। While calculating the ratio of acceleration with the force, mass should be constant and in case of masses, force should be constant. आगे हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या स्टेट करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि जो फोर्सेस हैं ना वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, कि जब कोई एक्शन होगा तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी लाजमी तौर पर होगा, और एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉल लेते हैं, उसको दीवार के अंदर जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं, दीवार के साथ कोलाइड करवाते हैं। बॉल जब दीवार के साथ जाके हिट करेगी तो लेट्स सपोज कि बॉल एक्शन कर रही है वॉल पर, तो वॉल क्या करेगी, रिएक्शन करेगी बॉल पर। एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन होगा, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते। दो फोर्सेस एक दूसरे को तब कैंसिल करती हैं जब वो सेम ऑब्जेक्ट पर लगें, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता, एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।